नमस्कार। कार्यक्रम बातों बातों के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, एक शिक्षक एक व्यक्ति को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर अग्रसर करता है और जीवन का पाठ पढ़ाता है। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शिक्षक से करवाने जा रहे हैं जिनके मार्गदर्शन में रहकर न जाने कितने विद्यार्थियों ने अपने भविष्य को संवारा है और वे सभी आज एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी सेवा निवृत्त शिक्षक श्री दलविंदर सिंह तूर का। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मैं सबसे पहले दूरदर्शन का बहुत आभारी हूँ, साथ ही साथ मैडम जी हेमलता जी का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया आप सभी से मिलने का। मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सर, आप 42 साल प्रशासन में रहकर आपने अपनी सेवाएं दी है एक शिक्षक के तौर पर। आज के कार्यक्रम में हम आपके जो चुनौतियां थी, आपकी जो खट्टी मीठी यादें जो जुड़ी है आपके इस सफ़र में, उन सभी पलों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो शुरुआत इस बात से करना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपके परिवार के बारे में हमें बताएं। मेरा जन्म 30 जून 1952 बोलिए जी। देहरादून में हुआ, क्योंकि फादर साहब आर्मी में थे और उनके साथ फैमिली साथ ही रहा। तो अभी मेरा एज 72 तक चल रहा है, लेकिन मुझे अंडमान आने का सौभाग्य 17 साल की उम्र के बाद मिला। उस टाइम मैं मैट्रिकुलेशन पंजाब से कर लिया था और उसके बाद संजोगवंश एक्स सर्विसमैन को ज़मीन अलॉट होना था और उसमें सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट पंजाब से सिलेक्शन हुआ। पंजाब से 100 फैमिली एक्स सर्विसमैन ग्रेट निकोबार बसाने के लिए लाए गए और उन्हीं में हमारे फादर साहब का भी नाम था और हम उनके साथ अंडमान पहुँचे। ये 23 अप्रैल 1969 को हम ग्रेट निकोबार में उतर गए थे। जी। आप एक फौजी परिवार से हैं, तो आपने फौज को छोड़कर एक शिक्षक ही बनना, इस बारे में क्यों सोचा? इसके 3 रीज़न हैं। सबसे पहले तो हम लोग पहले ग्रेट निकोबार में सेटल होना था, घर बनाना था और मेरा अपना भी जो ख्याल था आर्मी में जाने का था। जी। लेकिन फादर साहब ने मुझे एडवाइस किया कोई छोटा कोर्स करो, ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम हमारी अच्छी नहीं थी। जी। तो मैं जब पोर्ट ब्लेयर आया तो मैंने देखा 2 ही जॉब ऐसे थे जो 1 साल के अंदर कोर्स होता था। एक पुलिस वायरलेस ऑपरेटर, दूसरा ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स सिर्फ 1 साल का था। अच्छा। तो हम चाहते थे हम जल्दी ट्रेंड होके अपने फादर साहब का साथ दें, हाथ बटाएं। दूसरी बात, फादर साहब ने देश की सेवा की, हम भी इस तरह चाहते थे कि हम अपने कौम की, अपने देश की किसी न किसी रूप में सेवा करें। तो मैं टीचर बन गया और टीचर बनने के बाद मेरे को पोस्टिंग वहीं ग्रेट निकोबार में हुआ। एक शिक्षक के तौर पर आपने 42 साल प्रशासन में रहकर अपनी सेवाएं दी है, तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन अलग अलग क्षेत्रों में आपने कितने स्थानों पर एज ए शिक्षक आपने काम किया है? जी मैडम, जैसे हम लोग कैम्बलवे के निवासी थे, ज़्यादातर मेरी सर्विस कैम्बलवे की है। 28 साल मैंने शुरू में कैम्बलवे में ही जॉब किया और सिर्फ 2 स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैम्बलवे और वहाँ मिडिल स्कूल गोविंद नगर। उसके बाद हमारी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, बच्चे मेनलैंड पढ़ने लग गए, हमारे बच्चे हुए मेनलैंड पढ़ने लग गए, लेकिन जब उनको छुट्टी मिलती थी 8-10 दिन की, वो कैम्बलवे नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि 3 दिन पानी का जहाज़ शिप में लग जाता जाने का, 3 दिन आने का। मेरा बेटा त्रिवेंद्रम से आया और वो 1 ही दिन हमारे पास रहा कैम्बलवे में। उसी शिप में वो उसको वापस जाना पड़ा क्योंकि रास्ते में टाइम बहुत लग गया। फिर बच्चों ने फोर्स किया, डैडी घर पोर्ट ब्लेयर में बनाओ, हम लोग पोर्ट ब्लेयर तक आ सकते हैं,
आपके पास रह सकते हैं। तो 28 साल के बाद मैंने ट्रांसफ़र लिया। फिर मैंने पोर्ट ब्लेयर घर इसीलिए बनाया ताकि बच्चे हमको आके मिलते रहें। मेरे 2 बच्चे जो थे बीटेक किया, एक बच्चे ने एमबीबीएस किया। वो बच्चे हमारे पास फिर यहाँ आके हमको मिलते रहते थे। जी, जी। तो जैसे कि आपने बताया कि शुरुआती तौर पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए आप जॉब में आना चाहते थे, शिक्षक बनने के बारे में आपने सोचा। तो शिक्षक बनने के दरमियान और उसके बाद जब आप शिक्षक बन गए तो किस तरह की चुनौतियां थी जिसका सामना आपको करना पड़ा? शिक्षक बनने का मेरा तो सपना पूरा हुआ। मैं देश की सेवा करना चाहता था जी। और समाज की सेवा करना चाहता था। हम लोग पहले कैम्बल वे में एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लिए, जंगल काटे, हमको जंगल अलॉट हुए थे और उसमें काफ़ी हमारा मतलब टाइम निकल गया जी। जंगल सफाई करने में। जी। लेकिन एक चीज़ हुई कि जो प्रोडक्शन था वो बम्पर क्रॉप्स मिला। कैम्बल वे में धान की फसल बहुत हुई, दूसरा फसल हमने मक्का डाल दिया। जी। इतना मक्का हुआ कि हमारा कैम्बल वे में मार्केटिंग नहीं हुआ, पॉपुलेशन बहुत कम थी। हम लोग वो मक्का पोर्ट ब्लेयर में लाए बिक्री करने के लिए, लेकिन अफसोस कि उस टाइम ये लोग मक्का खाते नहीं थे यहाँ के लोग, और वो मक्का यहाँ भी बिक्री नहीं हुआ। फिर हमने हमारे उस टाइम चीफ कमिश्नर थे हरचंद सिंह बुटालिया जी, हम उनके पास गए। हमने कहा मेहनत तो बहुत किया, अब ये मक्का हमारा यहाँ कोई ख़रीद नहीं रहा जी। तो उन्होंने बड़ा हेल्प किया। उन्होंने वेटनरी डायरेक्टर को बुलाया और बोले देखिए ये कैम्बल वे के सरदार जी एक ट्रक मक्का लेके आए हैं और आप पूरा मक्का ख़रीद के अपने गायों को, भैंसों को, वेटनरी डिपार्टमेंट में मुर्गियों को खिलाएं और इनको पेमेंट करें। वो हमारा मक्का चीफ कमिश्नर साहब बुटालिया साहब ने बिक्री करवाया जी। और खुशी की बात ये थी कि कैम्बल वे की फर्टाइल लैंड इतनी थी जी। कि हमने पंजाब में मक्का गाड़ते थे तो उसको 2 भुट्टे लगते थे जी। और कैम्बल वे में 4-4 भुट्टे लगे मक्के के। जी। ये देख के हम बहुत खुश हुए जी। कि कितना यहाँ ज़मीन में ताकत है। और हम लोगों ने भी जोर शोर दिखाया और धीरे धीरे अब तो लोग मक्का खाते हैं, उस टाइम खाते नहीं थे जी। तो हमारा मक्का वो बिक्री करवाया बुटालिया साहब ने। जी। जी। तो ये मक्के की जो याद है उसे आपने हमसे साझा किया। तो आप हमें ये बताएं कि उस समय जो कैमल बे का एक दृश्य अगर आप अपने मन मस्तिष्क में सोचते हैं, देखते हैं, तो वो कैसा दृश्य था आज से 22 साल पहले जब आप शिक्षक बन चुके थे या फिर आप एक विद्यार्थी थे? मैडम जी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज भी मेरे जहन में जब ये बात आती है ना कि हम जब फर्स्ट टाइम कैम्बल वे अंडमान शिप में गए जी। और वहाँ कोई जट्टी नहीं थी। अच्छा। इवन वुडन स्ट्रक्चर, लकड़ी की भी जट्टी नहीं थी जी। पांटून में हमारा सामान उतारा और इतने गले तक पानी में हम लोग को बोलते उतर जाओ जी। हम लोग वो पानी में उतरे। लेकिन वो आज भी दिन याद है हमको कि उस दिन से आज तक कितना डेवलपमेंट हो गया जी। अभी जट्टियाँ बन गई, पोर्ट बन गए और बहुत अच्छा हो गया। लेकिन वो दिन हमको आज तक नहीं भूलता जो हम फर्स्ट लैंड किए थे ग्रेट निकोबार में जी। तो मेहनत किए, जंगल साफ किए, आज हम खुश हैं, वहाँ सब फैसिलिटीज़ हैं। उस टाइम मेडिकल केयर भी बहुत कम थी। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ लोग हमारे 8-10 फैमिली वापस चले गए क्योंकि मेडिकल केयर नहीं थी। अच्छा। डेथ हो गए 3-4। अच्छा। मच्छर बहुत था, मलेरिया बहुत हुआ। जी। जी। तो उस टाइम से आज तक बहुत फ़र्क है। अभी हेलीकॉप्टर जा रहे हैं जी। हमको कैम्बल वे पहुंचने में 4-5 घंटे लगते हैं जी। उस टाइम हमको 3 दिन 3 रात लगता था जी। ये है चेंज। अच्छा। जी। जी। आपने शिक्षक के तौर पर कैम्बल बे में अपनी सेवाएं दी, पोर्ट ब्लेयर में सेवाएं दी, तो आपने कई तरह के विद्यार्थियों को देखा होगा, आप खुद भी एक विद्यार्थी रह चुके हैं। तो पहले के विद्यार्थी और अभी के विद्यार्थियों की हम तुलना करें अनुशासन, व्यवहार के मामले में, तो आपकी क्या राय होगी या आपकी क्या सोच रखते हैं आप इस बारे में? हाँ जी, ये जो रिस्पेक्ट है ना, पहले जो रिस्पेक्ट हम लोग को माँ बाप ने सिखाया था कि गुरु आपका भगवान है।
जी। तो हम लोग तो उसी तरह से रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज का बच्चा वो बहुत एडवांस हो गया है। आज का बच्चा वो रिस्पेक्ट वो नहीं करता जो पहले हम लोग करते थे। और इवन आजकल बच्चे का भी मैं दोष नहीं देता जी। क्योंकि आजकल नौकरियां नहीं मिल रही। बच्चे के मन में ये है कि पढ़ के क्या करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ नौकरियां का जुगाड़ किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट सेटल की जाए। जी। कैसे हो, जैसे हमारे पास समुंदर है, रॉ मटेरियल है, जी। जी। यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री लगाई जाए, बच्चों को काम दिया जाए। फॉरेस्ट हमारे पास बहुत है, जंगलात हैं, हम वुडन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। जी। तो बच्चों को एंगेज करना, मैं बच्चों का दोष नहीं देता। बच्चे पढ़ लिख के अगर लेबर भर्ती होते हैं तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम होता है। जी। जी जी, ये बहुत अच्छा सुझाव आपने जी। दिया। तो तूर जी, आप एक शिक्षक के तौर पर कई विद्यार्थियों के प्रेरणा के स्रोत हैं, मार्गदर्शक आप रह चुके हैं। अगर आपका मार्गदर्शक कौन था या कौन है, इस बारे में हम आपसे आप जानना चाहेंगे। मेरा रोल मॉडल तो हमारे फादर हैं। जी। मैं सच बोलता हूँ, हमारे फादर साहब बहुत मेहनती थे, हम उनके सामने कुछ भी नहीं। आर्मी में जॉब किए, उसके बाद पेंशन हुए, पेंशन मिली 50 रुपये। जी। और हम लोग 3 भाई 1 बहन पढ़ते थे, खर्चे ज़्यादा थे। जी। अंडमान आने का एक रीज़न ये भी है कि उस टाइम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और हम लोग सब हाई क्लासेस में पढ़ते थे। मेरी बहन जेबीटी कर रही थी, टीचर ट्रेनिंग। जी। मैं 10th पास कर लिया था, कॉलेज में जाना था। तो वो फादर साहब ने प्रपोजल रखा भी अंडमान में ज़मीन मिल रही है जी। एक्स सर्विसमैन को। तो मैंने बोला कि हम जाने को तैयार हैं, कम से कम मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फादर साहब ने हमारे साथ जंगल कटाए हैं और हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इसलिए मेरे रोल मॉडल मेरे फादर साहब हैं। जी। और आप अपने स्कूल के दिनों के बारे में, हम आपके स्कूल के दिनों के बारे में जानना चाहेंगे, आपके कॉलेज के दिनों के समय में, क्योंकि उस समय और आज के समय में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। तो ये बदलाव क्या है, ये इस बारे में बताएं। मैं जैसे आपको बोलता हूँ, कॉलेज तो मेरे जाने को नहीं मिला। जी। मैं स्कूल में गया हूँ, स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था जी। शुरू से ही। और कैम्बल वे में मैंने टूर्नामेंट कराता रहता हूँ। किस तरह के स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते थे? वॉलीबॉल, फुटबॉल। यहाँ ग्राउंड छोटे हैं। जी। पंजाब में फुटबॉल खेलता था जी। और यहाँ जाके देखा कोई उतना बड़े ग्राउंड नहीं थे कैम्बल वे में, तो मेरा इंटरेस्ट वॉलीबॉल में हो गया। फिर मैं वहाँ टूर्नामेंट कराता रहा बच्चों का क्रिएट करने के लिए कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। बच्चे ड्रग यूज़र होते हैं खाली बैठने से, जी। उनको एंगेज रखना चाहिए। जी। ये जो 3 बजे से लेके 5 बजे का टाइम है ना, बहुत कीमती है। और उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करता था, ग्राउंड में बच्चों के साथ रहता था। और इसलिए मुझे कैम्बल वे में बच्चे बहुत याद करते हैं कि सर जी ने बड़े अच्छे स्पोर्ट्स कराए हैं। मैं यहाँ आ गया, वो मिस कर रहे हैं मेरे को। जी। जी जी। तो जी, आप 17 साल के वर्ष में आप अंडमान आए। तो अंडमान जो 17 साल के जब आप थे उस समय आप आए, तो अंडमान की कला, संस्कृति, खान पान जिस तरह के थे, और आज आप जब आप देखते हैं तो इनमें आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? हम अंडमान को एक तरह से मिनी इंडिया क्यों कहते हैं? मिनी इंडिया इसलिए कि डिफरेंट स्टेट्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। मैं बैसाखी में कल्चर प्रोग्राम कराता हूँ, यहाँ भी कराया अंबेडकर स्टेडियम में। जी। तो हमारा मेन जो फोक डांस है भंगड़ा, जी। गिद्दा। वो भंगड़ा की मैं आपको स्टार्टिंग एक कविता के रूप में बताता हूँ। जी, ज़रूर। पंजाबी में है, लेकिन आप पंजाबी समझ जाएंगे क्योंकि मिलती जुलती है हिंदी ज़रूर, से। ज़रूर सर। आला दुध मक्खणा च पाले गब्बरू, होए ढोल वाले दे उदाले गब्बरू, गिद्धे विच नाल मुटियारां आ गईयां, चाण चक जिउंदियां बहारां आ गईयां, बेलिया लगोजा झूम के बजा गया, जादूगर लकड़ां च जान पा गया, हसदा ते गौंदा बेहिसाब हाणियां,
ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਡਾਮਾਨ ਹਾਣੀਆਂ, ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ सोना अंडमान हानियाँ, ओए अंडमान हानियाँ। मतलब ये इतनी अच्छी एक स्टार्टिंग दी, लोग बड़े खुश हुए कि हम अंडमान में मिलजुल के रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, और हर किसी के ब्याह शादी में जाते हैं जी, दुख सुख में साथ खड़े होते हैं। ये चीज़ जो अंडमान में बहुत अच्छी है जी जी जी। बहुत सुंदर पंक्तियाँ आपने हमें सुनाई। तो तूर जी, जो हमने अभी जो कहा कि जो चेंजेस जो आए हैं, पहले आपने कहा कि हम शादी ब्याह में जाते हैं, सारे जो त्यौहार साथ में मनाते हैं, तो अब इन सालों के दरमियान हमें और किस तरह के बदलाव आपने महसूस किए हैं? क्योंकि अब आधुनिकता बढ़ गई है, कई तरह के बदलाव हो चुके हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ जो है ना इंटरकास्ट मैरिज होती है जी, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। अभी हम लोग पंजाब से आए, पंजाब में तो बच्चों का शादी नहीं कर सकते जाके, और यहीं एडजस्टमेंट करना है। और बहुत अच्छी बात है कि सब एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहे हैं। मेरा एक बेटा डॉक्टर है, लेकिन वो मेरी बहू तेलुगु है जी। आपको जान के खुशी होगी कि हम अभी वो चीज़ें नहीं देखते कि नहीं हमको पंजाबी से शादी करनी है। अभी यहाँ एक लिमिटेड एरिया है जी, हम पंजाब नहीं जा सकते। अगर शादी पंजाब में करेंगे तो आना जाना रहना हर साल जाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी अंडमान में चीज़ मिली है। यहाँ लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के साथ शादियाँ करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सबसे बड़ी जात पात नहीं। ये देख के मैं बहुत खुश हूँ जी। यही है खूबसूरती हमारे द्वीप की, इसलिए इसे एक मिनी इंडिया या छोटा भारत कहा जाता है जी। तो तूर जी, आप एक शिक्षक हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अब कई तरह के बदलाव आ चुके हैं। डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं, लोग बच्चों को अलग अलग तरह से उन्हें पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे उनको यही था कि बच्चे को पढ़ाना, स्कूल भेज दो। उनको ये नहीं पता था कि बच्चे का शौक किस में है, कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं। ये मेन चीज़ ये है, बच्चों का पहले इंटरेस्ट देखो कि वो डॉक्टर बनना चाहता है या वो आर्मी में जाना चाहता है, उसका क्या इंटरेस्ट है। हमें बच्चे को एकदम फोर्स नहीं करना। मैं तो ये चाहता हूँ बच्चे का बी व्यू लेना चाहिए, उसका क्या ख्याल है। बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चा लाइक करता है उसके साथ सहमत होना चाहिए, है ना। मेरा तो यही ख्याल है कि बच्चे के इंटरेस्ट देखने चाहिए जी जी। एक समय था जब हम हमारे फादर साहब की बात करें तो उन्हें जब कुछ परेशानियां होती थी या कुछ उनसे गलतियां हो जाती तो एक दौर था माता पिता उन्हें समझाने, उनकी देख रेख का जो तरीके थे वो अलग थे, और अब अलग हो चुके हैं। बच्चे के लालन पालन की अगर हम बात करें तो और ये भी कहते हैं कि एक पेरेंट्स या एक माता पिता ही बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। एक शिक्षक के तौर पर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है। बच्चे के मन में ये चीज़ होना चाहिए, बड़ों का सत्कार करना, रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना। आजकल कम हो गया है, वो चीज़ सही है। तो मैं तो जैसे बोला, बच्चे को हम दोष ना दें, हमें उनका वो बनना चाहिए रोल मॉडल। हम लोग खुद ऐसे बनना चाहिए और बच्चे हमको फॉलो करें। मैं तो आपको बताया, मैं अपने फादर साहब को रोल मॉडल मानता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितनी मेहनत की। काले पानी आ गए, वहाँ जंगल काटे। हमको भी अपने बच्चे के इंटरेस्ट देख के उनका रोल मॉडल बनना चाहिए। बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, चाहे वो ब्याह शादी का मामला हो, चाहे सर्विस का हो, चाहे उसका पढ़ाई का हो। ये चीज़ है जी। तो तुर जी, आपने अपने चुनौतियों के बारे में बताया और आप अपने परिवार के बारे में हमसे बात की, तो कुछ खट्टी मीठी यादें जो आपसे जुड़ी है आपके सर्विस के समय की या आपके बचपन की, इस बारे में कुछ है तो हम जानना चाहेंगे। 1971 में मेरा 2 साल सर्विस हुआ था। उस समय मेरी ड्यूटी लगी सेंसस की जी। और ड्यूटी भी ऐसी लगी कि आप पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड का राउंड करेंगे और जितने ट्राइबल्स हैं उनका सारा एनालिसिस इकट्ठा करेंगे। 2 लेबर दे दिए मुझे, और उस टाइम कोई रोड नहीं,
पैदल चलना था, समुद्र के किनारे किनारे चारों तरफ राउंड मारना था जी। हमें मुश्किल तब आई जब हमारे ग्रेट नुक्वर में 5 दरिया हैं। अलेक्जेंड्रा, वो गलतिया रिवर फेमस है, डगमा रिवर, अमृत रिवर। 2 रिवर तो इतने गहरे नहीं थे, ये 2 रिवर बहुत गहरे थे, डगमा रिवर और अलेक्जेंड्रा जी। अब हमारा पार करना है, हम तो तैर के पार कर लेंगे, लेकिन हमारा राशन कैसे पार होगा, प्रॉब्लम उसकी थी। उसके लिए लेबर को बोला गया कि आप जंगल से बल्लियाँ काटो, एक पंडाल बनाए, पंटून जी। और हम लोग उसमें 15-20 बल्लियाँ काट के उनको बांध के उसके ऊपर राशन रखा जी। हम लोग इतने इतने पानी में तैर के भी गए जी। लेकिन एक दरिया में इतना स्पीड था पानी कि घुसे हम ठीक, लेकिन हमको बहा के समुंदर में ले गया। अच्छा। इतना स्पीड पानी था जी। वो गलतिया रिवर बहुत स्पीड है, बहुत दूर से आता है। तो अब लेबर भी अच्छा तैरना जानते थे, मैं भी जानता था, लेकिन वो हमारा राशन जो है समुंदर में चला गया जी। वो एक्सपीरियंस हमको बहुत याद आता है कि कैसे हम फिर उसको दोबारा तान के लाए। ग्रेट नुक्वर का पूरा राउंड 7 दिन में किया जी। और वो चारों दरिया हमने 5 पार किए। हमारे ट्राइबल हैं, निकोबारी भी हैं, शॉम्पियन भी हैं। जी। शॉम्पियन बेचारे इतने अच्छे हैं जी। कि उन्होंने हमको मधु, ये हनी, जी। जी। वो गिफ्ट दिया जी। कि हमारे पास और कुछ नहीं है, आप ये हनी बॉटल ले जाओ। जी। बड़ा दिल खुश हुआ, जो उनके पास था उन्होंने हमको दिया। ये हमको भूलते नहीं है जी। ये जो हमारी यादगार है, मेमोरी है, वो बड़ी अमर हो गई है जी। कि हम शॉम्पियन के पास गए, उन्होंने हमको वो मधु का बॉटल दे दिया जी। कि और हमारे पास कुछ नहीं, यही जी, चीज़ है। और बड़ा अच्छा हनी है। और एक चीज़ और भी है कि कैम्बल वे में जैसा आप बोलते हैं कि पहले और आजकल में क्या फ़र्क है। जी। पहले एक बोट 15 दिन में जाता था यरवा। जी। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि यरवा 1 महीना नहीं गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, एक ही शिप था। जी। हमारे वहाँ चीनी ख़त्म हो गई, आटा ख़त्म हो गया, चलो चावल है कोई बात नहीं, जी। लेकिन चीनी के बिना हमारा चलना बहुत मुश्किल था। हमने ये हनी का चाय पिया। अच्छा। जी। हनी का चाय बना बना पिया। ये हमारे एक्सपीरियंस है कैम्बल वे के, क्योंकि टाइम ऐसा था उस टाइम और कुछ मिलता ही नहीं था। जी। फिर 1 महीना बाद यरवा शिप गया, चीनी गई। तो ये कैम्बल वे के एक्सपीरियंस है हमारे। जी। जी। तो बाकी जो बताया कि कैम्बल वे में पानी बहुत है, जी। वाटर, स्वीट वाटर। जी, आपने सारे हालातों को स्वीकार किया। और जैसे कि आपने शहद के बारे में बताया, जो समुद्र में आप लोगों ने जो चुनौतियां का सामना किया, हमारे जो दर्शक और ख़ासकर आपके जो इस किस्से से जुड़े जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें उनके भी जो पुरानी यादें हैं अवश्य ही ताज़ा हो गई होंगी। जी। जी। तो तूर जी, आपने एक बहुत ही सुंदर पंजाबी में हमें कुछ पंक्तियाँ सुनाई थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो पंजाबी जो संस्कृति है जी, वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत संस्कृति है। उनका खान पान, पहनावा, सब कुछ। तो उस संस्कृति को आज के दौर पर भी बनाए रखने के लिए आप अपनी तरफ से क्या योगदान दे रहे हैं? देखिए, हम लोग सबसे बड़ी बात तो अपने देश के लिए जो सेवा की है, वहाँ ग्रेट नुक्वर जो है बहुत लंबा चौड़ा आइलैंड है, उसको संभाल के रखा है। चाहे वो बाहर वाले लोग आके भी बैठते थे वहाँ, मलेशियन लोग आते थे जी। लेकिन जब से ये सेटलमेंट हो गया है वो डरने लग गए। अच्छा। अब ग्रेट नुक्वर में ऐसे खुलेआम नहीं आता कोई। तो ये एक तरह से सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ग्रेट नुक्वर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और वो हमारे जो सेटलर हैं उन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी है। पहले आर्मी में, फिर आके अभी अपने देश की रक्षा कर रहे हैं एक तरह से। मैं उनको बधाई देता हूँ। और फिर उसको डेवलप किया, आबाद किया ग्रेट नुक्वर को। आज ग्रेट नुक्वर में सब्जी की कोई कमी नहीं है, मार्केटिंग नहीं है वैसे, लेकिन सब्जी बहुत है, कम रेट में है। पोर्ट ब्लेयर में आपका 100 रुपये से कम सब्जी नहीं है जी। लेकिन कैम्बल वे में आपको सब्जी 50 रुपये में बहुत बढ़िया मिल जाएगा। बहुत मेहनती लोग हैं जी। तो बहुत मेहनत की है। तो बस यही है कि देश की सेवा करनी है, चाहे किसी भी रूप में हो, जी। है ना। जी। तो वो कर रहे हैं।
जी, ये हमारा कर्तव्य है कि हमारी जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारी जो कला है, उसे हम बचा कर रखें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इस बारे में जान सके। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आने वाला है, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताइए। इस प्रोजेक्ट से कैम्पबेल बे में क्या सुधार हो सकते हैं, क्या तरह की नई चीज़ें होंगी? बहुत अच्छा सवाल है। कम से कम ग्रेट निकोबार का डेवलपमेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, करना चाहिए, हमारा सदरमोस्ट पॉइंट है। और यूथ को एडजस्ट करना, मेन तो मेरे को यही होता है कि हमारे यूथ जो है वो एडजस्ट होने चाहिए, नहीं तो ड्रग यूज़र हो रहे हैं। कभी नहीं ये देखा था कि ये गोलियां क्या हैं ये, लेकिन अभी ये चीज़ जो बढ़ रही है वो बच्चों में कम होनी चाहिए, उनको जॉब मिलनी चाहिए। बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चे पढ़ लिख के माँ बाप की गाली भी सुनते हैं कि हमने पढ़ा दिया, कुछ करते नहीं। अब उस लेवल की कोई सर्विस मिलती नहीं है, तो सारे बिजनेस नहीं कर सकते मैडम जी। कम से कम वो लाइन होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे पास शेल, जी। यहाँ शेल पूरा है, सी शेल, वो उद्योग हो सकते हैं। यहाँ पाइनएप्पल बहुत होता है जी। बनाना, ये सब चिप्स बनाएं, उनकी कोई फैक्ट्रियाँ लगे, इंडस्ट्री, बच्चों को एडजस्ट करें। जी। ये मेरा सुझाव है अपना अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को कि ग्रेट निकोबार में सब कुछ है, आपका इतना फ्रूट है, मैंगो है जी। आप कोई ना कोई इंडस्ट्री वहाँ लगाइए, बच्चों को एडजस्ट करिए। जी। बस, थैंक यू। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया आपने। तुर जी, आपने बताया कि एक ट्राइबल ने आपको शहद दिया था कि आप उसे खाए क्योंकि आपका राशन पानी में बह गया था। तो एक समय था ट्राइबल के नाम पर लोगों में खौफ था, और जब कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि वे जनसंपर्क में आ रहे हैं, अगर हम जारवा की बात करें तो। और इसके अलावा उस समय के ट्राइबल के बारे में क्या बातें होती थी, किस तरह के किस्से थे? हमारा तो सामना ज़्यादा चैंपियन से हुआ ग्रेट निकोबार में, और मुझे सेंसस जब हुआ 71 में मौका मिला उनकी बस्ती में जाने का। जी। सबसे पहले मैं ये देख के हैरान हुआ कि ये चैंपियन जो हैं पेड़ में रहते हैं। जी। इनके पेड़ों पे घर है जी। और वो 20-25 फीट का ऊंचाई में रहते हैं। जी। और चलो अभी तो नेकेड नहीं रहते, उस टाइम नेकेड थे। जी। और अभी वो भी चेंज हो गए, मिक्सअप हो गए, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जी। हाँ, ये हमारे सेंटिनल के बारे में मैं नहीं जानता कि वो अभी चेंज हुए कि नहीं, लेकिन हमारे चैंपियन जो हैं बड़े हेल्पिंग एटीट्यूड है उनका, बहुत हेल्पिंग एटीट्यूड है, और हम लोग भी उनको गिफ्ट देते रहते हैं। जी। जी। तो तुर जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपने बारे में इतना कुछ बताया, उस समय के अंडमान के बारे में बताया, कैम्पबेल बे से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताया, जिसे जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसके लिए हमारे पूरे दूरदर्शन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो लॉट ऑफ थैंक्स। जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम अब बातों बातों में आज बस इतना ही। आप सब रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।